कहानी की शुरुआत में हमें एलियट और उसकी बेटी रिडली को दिखाया जाता है। एलियट अपने बॉस से मिलने के लिए उनके घर पर जा रहा था। आप इतना समझ जाओ कि बिजनेस से रिलेटेड उसे कुछ काम था जिसमें उसे बहुत फायदा होने वाला था, इसीलिए वो खुद उनसे मिलने के लिए जा रहा था उनके घर पर। और वो अपनी बेटी को भी अपने साथ लेकर के जा रहा था क्योंकि उसके बॉस ने खुद कहा था कि अपनी बेटी को भी लेकर के आना। जिस रास्ते से होकर वो जा रहा था वो एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड एरिया था जहां जानवरों को मारना सख्त मना था। उसी वक्त एलियट के पास उसका बॉस कॉल करता है और उसे कहता है कि 1 घंटा हो गया, तुम अभी तक कहां पर हो। एलियट बात नहीं कर पाता क्योंकि फोन में नेटवर्क नहीं था और वो गुस्सा भी हो जाता है। गुस्से में उसका ध्यान भटक जाता है जिसकी वजह से उसकी कार जा करके एक जानवर से टकरा जाती है। वैसे अच्छी बात ये थी कि इन दोनों को कुछ हुआ नहीं, ये दोनों सही सलामत थे, लेकिन वो जानवर बेचारा बहुत जख्मी हो गया था। रिडली के कहने पर ही उसके डैड कार से उतरते हैं, वरना वो तो यहाँ से निकलने वाले थे। जब ये दोनों उस जानवर के करीब आते हैं तब इन्हें मालूम चलता है कि वो तो एक बेबी यूनिकॉर्न है। इन्होंने एक यूनिकॉर्न के बच्चे को ठोक दिया। दर्द की वजह से वो बच्चा रो रहा था, उसका जो हॉर्न था वो चमकने लगता है। रिडली जैसे उसे टच करती है तो वो अचानक से एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाती है। वो इन सब को एंजॉय कर ही रही थी कि तभी उसके डैड उस बच्चे को मारने लगते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम एलियट के बॉस के घर को देखते हैं जो कि जंगलों के बीचों बीच में था। घर पर पहुंच जाने के बाद हमें पता चलता है कि इन लोगों ने यूनिकॉर्न के बच्चे को अपने कार में ही रखा है। घर पर जाने के बाद इनकी मुलाकात शेफर्ड और उसकी माँ एलेना से होती है। इसके बाद ये लोग एलियट को लेकर के ओडेल के पास जाते हैं जो कि उसका बॉस है। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ओडेल को कैंसर की बीमारी है, वो किसी भी वक्त निपट सकता है। ओडेल की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसको फिलहाल एलियट ही संभालता है। अब एलियट इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि उसके बिना वो कंपनी नहीं चल सकती है, वो कंपनी डूब जाएगी। इसीलिए ओडेल का कहना है कि मेरे मरने के बाद मेरी कंपनी को पूरी तरह से एलियट कंट्रोल करेगा। एक प्रकार से वो उसकी कंपनी का मालिक बन जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि कंपनी का मालिक बनने के बाद वो ओडेल की बीवी और बच्चे को साइड कर दे। उसकी फैमिली के साथ ऐसा ना हो, इसलिए ओडेल ने एक बड़ी सी फाइल को तैयार किया है जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर फ्यूचर में एलियट ने कभी भी कंपनी का मुनाफे का पैसा उसकी फैमिली को नहीं दिया या उसकी फैमिली को धोखा दिया तो उसी वक्त वो कंपनी के पद से हटा दिया जाएगा। तो इन्हीं सब बातों को क्लियर करने के लिए ओडेल ने एलियट को घर पर बुला लिया था। एलियट को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो खुशी खुशी सब कुछ करने के लिए तैयार था क्योंकि अब एलियट को अपने महीने की कमाई से 5 गुना पैसे मिलने वाला था। बस ओडेल को फाइल पर साइन करने की देरी थी। ठीक उसी वक्त रिडली को अपने दिमाग में यूनिकॉर्न के एक्सीडेंट वाला सीन बार बार आने लगता है। यहाँ पर उसे कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा था, वो यहाँ से जाना चाहती थी। शेफर्ड कहता है कि उसके गाल पर कुछ खून वगैरह लगा हुआ था, इसलिए वो उसे साफ करने के लिए बाथरूम में चली जाती है। टॉवल से मुंह को साफ करती है ना, तब अचानक से उसका सारा एक्ने ठीक हो जाता है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस टॉवल पर यूनिकॉर्न का खून लग चुका था। उसी वक्त अचानक से उसे बार बार यूनिकॉर्न दिखाई देने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे कि यूनिकॉर्न के साथ उसका कुछ कनेक्शन हो चुका है। वो अपने डैड को बुलाती है और उनसे कहती है कि मुझे लगता है वो यूनिकॉर्न अभी भी जिंदा है, मैंने उसे महसूस किया, मैंने देखा कि वो हिल रहा था, हमें फौरन यहाँ से जाना होगा। तभी एलियट कहता है कि हमें उनके साथ बैठ करके डिनर करना होगा। डिनर कर लेने के बाद बॉस फाइल पर साइन कर देंगे और फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे। मैं उनसे जिद नहीं कर सकता हूँ। लेकिन ठीक उसी वक्त अचानक से कार पूरी तरह से हिलने लगती है। कार को इस तरह से हिलता हुआ देख करके ओडेल की पूरी फैमिली बाहर आ जाती है, ये देखने के लिए कि आखिर कार के अंदर है क्या। एलियट जैसे चेक करने के लिए जा रहा था तो उसी वक्त यूनिकॉर्न कार का शीशा तोड़ करके बाहर आ जाता है। यूनिकॉर्न को रोकने के लिए एक बॉडीगार्ड उसे गन से शूट करके जान से मार देता है। अब उस यूनिकॉर्न की सच्चाई सभी लोगों के सामने आ गई थी। इस बार एलियट झूठ नहीं बोलता, वो सबको बताता है कि मेरे ही कार से इसका एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट के बाद ये मर गया था लेकिन पता नहीं कैसे फिर से जिंदा हो गया। यह सुन करके ओडेल भी काफी आश्चर्य था। तभी रिडली इन लोगों को ये भी बताती है कि इस यूनिकॉर्न के खून की वजह से मेरे गाल पर जो एक्ने था ना वो खत्म हो गया। यह सब सुन करके ओडेल को लगता है कि इस यूनिकॉर्न में कुछ तो खासियत जरूर है। खैर अब दिक्कत की बात ये थी कि अब इस यूनिकॉर्न के साथ किया क्या जाए, क्योंकि अगर बात पुलिस तक चली गई ना तो एलियट को जेल भी जाना पड़ सकता है। इसलिए ओडेल कहता है कि एक काम करो,
इस यूनिकॉर्न को यहीं पर रहने दो, हम इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताएंगे। एलियट के पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो ओडेल की बात पर राजी हो जाता है। रात के समय में जब रिडली अपने कमरे में अकेले बैठी हुई थी, तब उसके पिता उससे बात करने के लिए उसके पास आते हैं। उसके पिता उससे कहते हैं कि तुम्हारे साथ आखिर हो क्या रहा है, तुम मुझे साफ साफ बता सकती हो। जिस पर रिडली कहती है कि आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि उस यूनिकॉर्न के साथ मेरा कोई कनेक्शन हो चुका है। जब मैंने उस यूनिकॉर्न के हॉर्न को टच किया था, तब मैं किसी और दुनिया में पहुंच गई थी। यह सुनकर के एलियट अपनी बेटी से कहता है कि देखो बेटा, मैं जानता हूँ तुम परेशान हो। यहाँ से जाने के बाद मैं तुम्हारे लिए एक अच्छे थेरेपिस्ट को बुला करके तुम्हारे दिमाग का इलाज करवाऊंगा। यह सुन करके रिडली को काफी बुरा लगता है, क्योंकि वो समझ जाती है कि उसके डैड उसकी भावनाओं को नहीं समझ रहे हैं। इसीलिए वो तुरंत अपने डैड को कमरे से बाहर निकाल करके अपनी माँ की कुछ तस्वीरों को देखने लगती है। इन तस्वीरों में उसे अपनी माँ के पीछे एक बेबी यूनिकॉर्न की भी तस्वीर दिखाई देती है। जब वो जा करके यूनिकॉर्न्स के बारे में सर्च करती है, तब उसे मालूम चलता है कि आज से हजारों साल पहले राजा महाराजा यूनिकॉर्न्स का शिकार किया करते थे, लेकिन कोई भी शूरवीर यूनिकॉर्न का शिकार नहीं कर पाता था। लेकिन एक साफ दिल वाली लड़की आसानी से यूनिकॉर्न्स को अपने वश में कर लिया करती थी। लड़की की मदद से ही राजा महाराजा यूनिकॉर्न्स का शिकार कर पाते थे। उनका शिकार करने के बाद वो यूनिकॉर्न्स को ला करके अपने शाही दरबार में रखते थे। रात के समय में जब रिडली सो रही थी, तब उसे सपने में कुछ यूनिकॉर्न भागते हुए दिखाई देते हैं। अचानक से सुबह में जब उसकी आंख खुलती है, तभी कुछ साइंटिस्ट उसे उठा लेते हैं। दरअसल ओडेल ने अपने घर पर ही एक लैब बना दी थी, जिसमें यूनिकॉर्न के बच्चे के साथ रिडली और एलियट का भी जांच हो रहा था। दरअसल ओडेल पता लगाना चाहता था कि यूनिकॉर्न के खून की वजह से इन दोनों के शरीर में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। यूनिकॉर्न्स की जांच करने के बाद डॉक्टर बताते हैं कि इनके खून में हील करने की एबिलिटी है, मतलब कि यूनिकॉर्न के खून की वजह से इंसान के शरीर के किसी भी अंग को हील किया जा सकता है। यह सुन करके ओडेल की फैमिली काफी हैरान थी। इसी वक्त डॉक्टर भाटिया बताती हैं कि यूनिकॉर्न्स के सर पर जो सींग लगा हुआ है, उस सींग में से खास प्रकार की मैग्नेटिक पल्स रिलीज होता है। फिलहाल हम कंफर्म तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन वो अपने हॉर्न को किसी खास चीज में इस्तेमाल करते हैं। तभी डॉक्टर कहते हैं कि हमें जांच करना होगा कि आखिर यूनिकॉर्न्स की मदद से हम क्या क्या इलाज कर सकते हैं। यह सुन करके ओडेल कहता है कि अगर ऐसी बात है तो सबसे पहले इसे मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट करो, क्योंकि कैंसर की वजह से मुझे मरना तो वैसे भी है, इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन क्या पता चमत्कार हो जाए और मैं ठीक हो जाऊं। रिडली को यह सब कुछ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाती। डॉक्टर अपना एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। यूनिकॉर्न के हॉर्न से पाउडर को निकाल करके वो दवा बनाते हैं और वो दवा ओडेल को दे दिया जाता है। अगले दिन सुबह में पूरी फैमिली ओडेल को खड़ा हुआ देख करके सबके सब हैरान रह जाते हैं। रिपोर्ट के जरिए डॉक्टर को पता चलता है कि ओडेल बिल्कुल ठीक हो चुका है, उसके शरीर में कोई कैंसर है ही नहीं। इतना सुनते ही ओडेल पागल हो करके झूमने लगता है। जरा खुद सोचो, डॉक्टर ने कह दिया था कि कैंसर का कोई इलाज है ही नहीं, लेकिन उस यूनिकॉर्न की वजह से ओडेल ठीक हो गया। इसलिए वो डॉक्टर को और मात्रा में दवाई बनाने की परमिशन देता है। यूनिकॉर्न की एबिलिटी को देख करके सबके सब पगलाए हुए थे। सबसे बड़ी बात ये थी कि इन्हें कैंसर का इलाज मिल चुका था, जो कि पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। ओडेल अपने फार्मास्यूटिकल कंपनी में उस कैंसर की दवाई को बस लॉन्च करना चाहता है, लेकिन उसी वक्त रिडली इन सब को बताती है कि आज से 1000 साल पहले जब कोई राजा महाराजा यूनिकॉर्न्स का शिकार करता था या फिर उन्हें मारने की कोशिश करता था, तो ये यूनिकॉर्न्स मॉन्स्टर बन जाते थे और उन्हें जान से मार दिया करते थे। जब कोई यूनिकॉर्न को चोट पहुंचाने की कोशिश करता था तो उसके साथ बहुत बुरा होता था। साफ साफ मेरा कहना यह है कि अभी भी हमारे पास वक्त है, हमें इस यूनिकॉर्न के बच्चे को जंगल में वापस छोड़ देना चाहिए। लेकिन ओडेल की फैमिली उसकी एक भी बात मानने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि ओडेल की पूरी फैमिली को अब सिर्फ बिजनेस दिखाई दे रहा था। कैंसर की दवाई बना करके वो करोड़ों छापना चाहते थे। इसीलिए रिडली को बुरा लगता है, वो बाहर आकर के अपने कार में बैठ जाती है। इधर जो डॉक्टर थे वो पाइप के जरिए उस यूनिकॉर्न को हेडक्वार्टर तक लेके जा रहे थे, लेकिन उसी वक्त अचानक से बिजली चली जाती है, सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बंद हो जाती है। एलियट पाइप के अंदर चेक करने के लिए जाता है कि आखिर हो क्या रहा है। उसी वक्त पाइप के बाहर से डॉक्टर के ऊपर एक यूनिकॉर्न हमला कर देता है, जिसकी वजह से मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। तभी जो बॉडीगार्ड थे वो उस यूनिकॉर्न पर गन फायरिंग करने लगते हैं। इधर
इधर जो रिडली थी वो भी फौरन भाग करके कार के अंदर जा करके बैठ जाती है। ठीक उसी वक्त यहाँ पर एक यूनिकॉर्न आ जाता है जो कार पर हमला कर देता है। एलियट ने अपनी बेटी को देख लिया था, इसलिए वो उसे बचाने के लिए कार के पास आ जाता है। वो यूनिकॉर्न का ध्यान भटकाता है, जिसकी वजह से रिडली को भागने का मौका मिल जाता है। वो भागते हुए घर के अंदर चली जाती है और गेट को बंद कर देती है। यूनिकॉर्न भी उसके पीछे भागता है, लेकिन वो रिडली को मारना नहीं चाहता था। रिडली जैसे ही उसे टच करने की कोशिश करती है, तभी बॉडीगार्ड उसे गन से शूट कर देते हैं, जिसके बाद यूनिकॉर्न जंगल की तरफ भाग करके चला जाता है। उस यूनिकॉर्न का खून जमीन पर गिरा हुआ था, जिसको देख करके ये लोग समझ जाते हैं कि वो यूनिकॉर्न जख्मी हालत में है। जब सभी लोग वापस से अंदर आ जाते हैं, तब रिडली सबसे कहती है कि ये एक बुरा संकेत है, हमारे पास अभी भी वक्त है, हमें उस यूनिकॉर्न के बच्चे को जा करके वापस जंगल में छोड़ आना चाहिए। ये यूनिकॉर्न शायद उस बच्चे को लेने के लिए ही आए थे। उसी वक्त ओडेल कहता है कि हमारे पास बहुत अच्छा मौका है, हम जंगल में जा करके उन यूनिकॉर्न्स का भी शिकार कर सकते हैं, क्योंकि फिलहाल वो यूनिकॉर्न जख्मी हालत में हैं। उनका शिकार करके हम ज्यादा दवाइयां बना सकते हैं। साफ मतलब ये था कि इन लोगों के मन में और लालच आ रहा था। ओडेल की ये बात सुन करके उसकी फैमिली उसका साथ देने के लिए तैयार थी। यहाँ जो एलियट था वो भी मना नहीं कर पाता, वो भी उनका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि वो इस फैमिली का बिजनेस पार्टनर बनना चाहता था, इसलिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार था। ओडेल अपने लोगों को तैयार करता है, ये लोग गन मन लेकर के जंगल की तरफ जाने लगते हैं। हालांकि रिडली अपने पिता को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पिता नहीं मानते। वो भी एक गन ले लेते हैं और ओडेल के लोगों के साथ जंगल के अंदर चले जाते हैं। ये लोग यूनिकॉर्न का शिकार करने के लिए जंगल के अंदर गए थे। इन्हें लग रहा था यूनिकॉर्न का शिकार करना बहुत आसान है, लेकिन इन बेचारों को नहीं पता था कि अब इनके साथ बहुत बुरा होने वाला है। सीन शिफ्ट होता है और हमें शेफर्ड को दिखाया जाता है, जो डॉक्टर भाटिया के पास जाता है और उसके पास से यूनिकॉर्न के हॉर्न का जो पाउडर था ना, उसे ले लेता है। पाउडर को लेने के बाद वो उसे लेकर के अपने कमरे में जाता है और उसे ड्रग्स की तरह इस्तेमाल करता है। इधर जो रिडली थी वो एक बार फिर से यूनिकॉर्न के हिस्ट्री के बारे में चेक करती है। जब वो तस्वीरों को अच्छे से देखती है ना, तब उसे मालूम चलता है कि यूनिकॉर्न चाहे जितना जख्मी हो जाए वो खुद को ठीक कर सकते हैं। जैसे ही उसे इसके बारे में पता चलता है ना, तो वो फौरन अपने डैड के पास मैसेज करती है। वो लोग ये सोच करके जंगल के अंदर गए थे कि यूनिकॉर्न जख्मी हालत में होंगे, लेकिन इन लोगों को क्या पता था कि यूनिकॉर्न फिर से ठीक हो चुके हैं। एलियट को अपनी बेटी का मैसेज रिसीव तो होता है, लेकिन थोड़ा लेट से, क्योंकि तब तक एक यूनिकॉर्न ने इनकी एक गार्ड पर हमला कर दिया था। उसी वक्त यहाँ पर एक और यूनिकॉर्न आ जाता है, जो इन लोगों पर बहुत ही बुरी तरह से हमला करने लगता है। ये लोग यूनिकॉर्न्स पर अंधाधुंध गन फायरिंग करते हैं और भागते हुए जंगल के बाहर आ जाते हैं, लेकिन जो यूनिकॉर्न थे वो भागते हुए इनके घर के अंदर तक आ जाते हैं। ओडेल बेचारा बहुत ही बुरी तरीके से फंस चुका था, वो दो यूनिकॉर्न के बीच में खड़ा था। इस वक्त वो ऐसा फील कर रहा था कि वो इन यूनिकॉर्न्स को कंट्रोल कर सकता है। हालांकि एक यूनिकॉर्न उसके सामने अपना सर तो झुकाता है, लेकिन तभी अचानक से वो अपना हॉर्न ओडेल के सर में घुसा देता है, जिसकी वजह से मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। और यह देख करके सभी लोग बहुत डर जाते हैं। सभी लोग फौरन भाग करके घर के अंदर चले जाते हैं। ये लोग पुलिस को फोन करके उन्हें यहाँ पर बुलाना तो चाहते थे, लेकिन उसी वक्त सारी बिजली गुल हो जाती है, फोन का नेटवर्क भी गायब हो जाता है। अब इनके पास सिर्फ एक ऑप्शन बचा हुआ था, उस यूनिकॉर्न के बच्चे को बाहर ले जाकर के छोड़ देना, क्योंकि ऐसा करने से हो सकता है कि इन सभी की जान बच जाए। डॉक्टर भाटिया बेबी यूनिकॉर्न के हॉर्न को एक कैप्सूल में रखती है और फिर यूनिकॉर्न को लेकर के वो बाहर चली जाती है, लेकिन भाटिया को ये नहीं पता है कि जिस कैप्सूल में उसने हॉर्न को रखा था उसे एलेना ने ले लिया है। वो जैसे ही यूनिकॉर्न बेबी को बाहर लेकर के जाती है, तो उसी वक्त उसके सामने दो यूनिकॉर्न आते हैं, और जब वो देखते हैं कि उस बेबी यूनिकॉर्न का हॉर्न नहीं है, तब वो बहुत नाराज हो जाते हैं। वो डॉक्टर भाटिया पर हमला कर देते हैं और उसे बहुत ही बुरी तरह से जान से मार देते हैं। वो कैप्सूल अभी भी एलेना के हाथ में था। उस कैप्सूल के अंदर जो सामान रखा हुआ है ना, उसी सामान को लेने के लिए यूनिकॉर्न इनके दरवाजे पर आकर के खड़े हो गए थे, और सिर्फ खड़े ही नहीं थे बल्कि दरवाजे को तोड़ करके अंदर भी आ जाते हैं। एलियट को जैसे ही मौका मिलता है तो वो अपनी बेटी के साथ खुद को एक कमरे में बंद कर लेता है, और इधर जो एलेना थी वो अपने बेटे के साथ किसी दूसरे कमरे में आ गई थी। फिलहाल वो कैप्सूल एलेना के पास में ही था, लेकिन बाद में उसे मालूम चलता है कि उस कैप्सूल के अंदर हॉर्न तो है ही नहीं। दरअसल मौका देख करके उस हॉर्न को एलियट ने निकाल लिया था। वो अपनी बेटी से कहता है कि मैंने तुम्हारी माँ से वादा किया है, मैं तुम्हें हर हाल में बचा करके
के रहूंगा। वो इसी चीज को लेना चाहते हैं और इसी चीज की मदद से हम बच भी सकते हैं। इधर एलेना जैसे ही एक दीवार के पास आती है ना, तो उसी वक्त यूनिकॉर्न उस पर हमला कर देता है और उसे उठा करके दूर फेंक देता है, जिसकी वजह से मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। शेफर्ड सामने खड़े होकर के अपनी माँ को मरता हुआ देख रहा था, लेकिन वो उन्हें बचा नहीं पाता। इधर जो एलियट था वो उस हॉर्न को लेकर के बाहर की तरफ भागता है। अब इसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। रिडली जैसे ही बाहर आती है तो उसी वक्त शेफर्ड उसे अपने साथ लेकर के बेबी यूनिकॉर्न के पास जाता है। वो उसे भी अपने साथ लेकर के बेबी यूनिकॉर्न के बगल में बैठ जाता है। कुछ समय के बाद रिडली के पास एक यूनिकॉर्न आता है, लेकिन वो उसे चोट नहीं पहुंचाता बल्कि उसकी बाहों में लेट जाता है। मतलब कि शेफर्ड को पहले ही पता चल गया था कि रिडली इन यूनिकॉर्न्स को काबू में कर सकती है। ठीक उसी वक्त जो एलियट था वो दूसरे यूनिकॉर्न को यहाँ पर लेकर के आता है। अब वो यूनिकॉर्न भी जैसे ही रिडली को देखता है तो वो भी उसकी बाहों में लेट जाता है। मौका देख करके शेफर्ड इन दोनों यूनिकॉर्न को रस्सी से बांध देता है, लेकिन अब यह सब देख करके एलियट को भी बुरा लगने लगा था। वो शेफर्ड के करीब जाता है और उसके शरीर में हॉर्न को घुसा देता है। शेफर्ड जख्मी तो हो गया था, लेकिन फिर भी वो एलियट के शरीर में तीर को घुसा देता है, जिसकी वजह से शेफर्ड और एलियट ये दोनों जख्मी होकर के जमीन पर गिर जाते हैं। लेकिन जब यूनिकॉर्न को होश आता है ना, तब वो शेफर्ड को जान से मार देते हैं। एलियट का भी वक्त आ चुका था। कुछ समय के बाद उसकी भी मौत हो जाती है, लेकिन डैड की मौत हो जाने के बाद रिडली को बहुत बुरा लग रहा था। यूनिकॉर्न उसकी बॉडी को खींच करके बेबी यूनिकॉर्न के पास लेकर के जाते हैं। इसके बाद जब दोनों यूनिकॉर्न अपने हॉर्न को एक साथ जोड़ते हैं ना, तब कुछ होता है। जो बेबी यूनिकॉर्न मर गया था ना, वो भी जिंदा हो जाता है और एलियट भी जिंदा हो जाता है। कुछ समय के बाद एक जोरदार धमाका होता है और धमाके के बाद जब यूनिकॉर्न होश में आते हैं ना, तब वो जंगल की तरफ भाग करके चले जाते हैं। रिडली भी अपने पिता को जिंदा देख करके बहुत खुश हो जाती है। लेकिन जब यहाँ पर कुछ समय के बाद पुलिस आती है ना, तब वो इन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों के अलावा और कोई नहीं था। इसलिए पुलिस वालों को लगता है कि ये सब कुछ इन्हीं का किया धरा है। पुलिस इन्हें गिरफ्तार करके अपने साथ लेकर के जाने लगती है। लेकिन उसी वक्त हमें तीनों यूनिकॉर्न्स को दिखाया जाता है जो पुलिस की गाड़ी के पीछे भाग रहे थे। ये तो कंफर्म था कि ये यूनिकॉर्न उन दोनों की जान बचाने के लिए आए हैं, लेकिन किस तरह बचाएंगे ये हमें नहीं दिखाया जाता है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।